हम जनता से जुड़े उन ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपके साथ होता है। आज हमारा मुद्दा है रिश्तों की डोर आखिर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। रिश्ते बनते हैं, रिश्ते टूटते हैं और रिश्ते जुड़ते भी हैं, लेकिन रिश्ते टिकते कम हैं। आजकल ये कहना गलत नहीं होगा। सोनम हो, मुस्कान हो या फिर शबनम, ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो प्यार के चक्कर में पति को रास्ते से ही हटा दे रही हैं। सवाल यह है कि जब पति को मारना ही था तो शादी क्यों किया। इसलिए आजकल लोगों का शादी से विश्वास उठता जा रहा है। युवा शादी करने से कतराने लगे हैं। शादियों के ना चलने के कई कारण होते हैं। पति पत्नी के बीच संवाद की कमी, दंपत्ति के बीच वित्तीय समस्याएं, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं, शादी से पहले शारीरिक संबंध, प्रेम विवाह में परिवार का कम दखल, पति पत्नी की उम्र में अंतर, ये एक बड़ी वजह है। आई गेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है एक रिलेशनशिप से वॉकआउट करने में, पहचानने में कि ये मेरे को सर्व नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर माई ग्रोथ और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ वीक एट ऑल। बट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या आप समबडी है जो अपने रिलेशनशिप को बेस्ट देता है, ट्राई टू मेक इट वर्क, कोशिश करी इसको काम करने की, हेल्प लिया जब आपको चाहिए थी, सब कुछ किया इस रिलेशनशिप को काम करने के लिए, अपने पे काम किया, कपल पे काम किया, रिलेशनशिप पे काम किया, थॉट प्रोसेस बदला। अगर उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है, यू शुड बी अलाउड टू वॉक आउट ऑफ इट। उन्हें केवल अपना टारगेट पूरा करना होता, अपना पैसा लेना होता। जो पहले शादी होती सामाजिक स्तर पर, जो भाईचारा, रिश्तेदारी, एक दूसरे की शादी कराते थे तो उनमें एक दूसरे के मान सम्मान को ध्यान में रखा जाता था। लेकिन आज जो है, जो इस तरह की शादी हो रही हैं, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत करे जाते हैं। लड़की को भी धोखा मिलता है, लड़के को भी। अब इस बीच में जो है, क्योंकि दोनों के टारगेट अलग होते हैं, लड़की का भी ये होता है कि मैं इसकी संपत्ति हूँ, और लड़का भी सोचता है कि लड़की प्रॉपर्टी वाली है तो मैं इसकी संपत्ति लूँ। तो ये मेन कारण हो रहा है। आजकल शादियाँ इसलिए नहीं टिक रही हैं क्योंकि ना तो माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं, ना पिता पे टाइम है, ना माता पे टाइम है। बस बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी जरूरी है। ये नहीं है कि बच्चों को मत पढ़ाओ लिखाओ, पर संस्कार भी तो दो ताकि वो आगे जाकर अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। शादियों का टूटने का मेन कारण यही है कि जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं वो जो है अपना ये सोचती हैं, अब भाई मुझे है वहीं से गर्लफ्रेंड बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, अपना वो बना लिया, अपनी शादी कर ली। जो माँ बाप शादी करेंगे वो जो है 99% चलेंगी, और जो बच्चे अपनी तरफ से शादी करेंगे वो मुश्किल से मुश्किल 30% चलती है। ये कमज़ोर नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने, हम जो हमारी नई पीढ़ी है, उन्होंने रिश्तों को कमज़ोर कर दिया है। और उसका कारण ये है कि कोई माँ बाप ऐसा नहीं है, संस्कार हमारे यहाँ है, अभी भी है, हम लोग संस्कारी लोग हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को, जो आधुनिकता की दौड़ में वो लोग प्रवेश कर गए हैं, आज़ादी चाहते हैं, लेकिन आज़ादी उनकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। चाहे लड़के चाहे लड़कियां अलग अलग रिश्ते में रह रहे हैं लोग, और फिर शादी जबरदस्ती भी हो रही है, और रिश्ते को छुपा के और फिर उस शादी को बीच बीच में चलाना, टूटना, मोबाइल से बात करना, मोबाइल चलाना। सबसे तो पहले मोबाइल हो चुकी है हम लोग के घर में, चाहे जिसके भी घर में, और वो रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं कि अफेयर की वजह से ही रिश्ते टूट रहे हैं अधिकांश। मैं तो यही बोलूँगी। आपने देश के कोने कोने से लोगों की आवाज सुनी। लोगों ने कहा संस्कारों की कमी है, किसी ने कहा कि लड़कियां अब काम पर जाने लगी हैं, वहां पर लड़कों के साथ दोस्ती होती है और उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। किसी ने कहा कि पिछले कुछ समय से लव मैरिज के जो मामले हैं वो लगातार ज्यादा होते जा रहे हैं। किसी ने ये कहा कि नई पीढ़ी जो है वो रिश्तों को साथ लेकर चलना नहीं चाहती। अलग अलग लोग, अलग अलग बयान, अलग अलग सोच, ये बताती है कि किस तरीके से आज के दौर में जो पवित्र रिश्ता है शादी का, उसकी जो डोर है वो कमजोर होती जा रही है। कमजोर होने के पीछे वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ एलन राव जी हैं, पूर्व डीसीपी हैं। हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं, डिटेक्टिव हैं। और हमारे साथ नीति शर्मा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। आप सभी चारों मेहमानों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। एलन राव साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले जो कहानी राजा रघुवंशी को लेकर जो गढ़ी गई, जो बताई गई, जो दिखलाई गई, 16 दिनों में यह लगा कि सोनम जो है वो विक्टिम है। लेकिन 17वें दिन जब वो गाजीपुर पहुंचती है और जब तार जो हैं
एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं और मध्य प्रदेश में 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है इस मामले में, उसके बाद पूरी कहानी जो है वो बिल्कुल आईने की तरह एकदम साफ नजर आने लगती है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। सवाल यह है कि आजकल की ये जो नई यंग जनरेशन है, ये आदतन अपराधी नहीं है एल एन राव जी, लेकिन अपराध करने की इतनी गहरी सोच और इस तरह से प्लानिंग करना, क्या आपके समय में इस तरीके से चीजें होती थी? और नई पीढ़ी में ये जो सोच आ रही है एल एन राव जी, ये कहां से आ रही है? जी जी जी, देखिए, नमस्कार आप सभी व्यूअर्स को, को पैनलिस्ट को। और ये जो केस है ये बड़ा ही अपने आप में अनूठा केस है, जिसमें पहले जो विक्टिम, जो अक्यूज है, मेन अक्यूज है सोनम, उसको पहले सभी लोग विक्टिम समझ रहे थे। और कुछ दिन पहले तक तो इसके लिए गुहार लगा रहे थे कि उसके साथ क्या हो गया, वो कहाँ चली गई, उसको ढूंढो जल्दी। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था कि इसको जल्दी ढूंढो। लेकिन जो ही ये केस तरबतर खुलने लगा है, खुलने के बाद जब ये सबसे पहले जो आदमी पहले आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ना, तो वो फिर वो ऐसे केस में, ये ब्लाइंड केस था जिसमें कोई सबूत प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, तो पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार था कि जो डेथ जिसकी हुई है वो और जिसके साथ में वो आए थे वो, यानी कि सोनम। इनके मोबाइल फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड उन्होंने, पुलिस ने सबसे पहले निकाला और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से देखा कि कौन कौन आदमी लास्ट डेट में लास्ट के साथ में कौन थे। तो ये पाया गया कि सोनम के साथ में काफी लोग और 2-3 लोग भी जुड़े हुए थे। और उनके वापस जो चैट जो वेरीफाई किए गए, उसके आपस में जो चैट थे, उसमें पता लगा कि रिश्तों में गड़बड़ थी। और इस वजह से पुलिस के पास तो शक की सुई थी सोनम के ऊपर, लेकिन आम पब्लिक को पुलिस ने तब तक नहीं बताया था, क्योंकि ये बड़ी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन अगर कहीं डाइवर्ज हो जाती तो हो सकता है उसमें और कुछ ज्यादा हो जाता। फिर उसके बाद सोनम का गायब हो जाना, अचानक गायब हो जाना, ये बताता है कि किस प्रकार से उसकी क्रिमिनल मेंटेलिटी रही होगी। और वो उसका कहीं गिल्टी कॉन्शियस जिसे कहते हैं कि एक आदमी के दिमाग में जो ग्लानि भरी होती है वो निकल के आई, और वो उसके बाद वो गायब वहां से हो गई। उसका प्रीवियस कंडक्ट जिसे कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 8 में इसका वर्णन है कि अगर आदमी का, अपराधी का कंडक्ट ठीक नहीं है तो वो उसके खिलाफ उसके लिए गवाही हो सकता है। तो ये सब चीजें देखते हुए पुलिस ने जब जो ही सोनम मिली है और उसके बाद सोनम की जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या उसका कन्फेशन स्टेटमेंट से गई है या उसकी इंटरोगेशन से गई है, ये सब चीज रात जब खुली है तो पुलिस ने तब डिक्लेयर किया हाँ सोनम ही इसमें गुनाहगार है। क्योंकि हिंट तो पहले ही जब सोनम मिली जिस दिन, उसी दिन कह दिया था कि सोनम, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के सोनम का इसमें हाथ है। लेकिन बाद में जब उन लोगों के साथ कन्फ्रंट किया गया, 3 लोग और जो हायर्ड किलर थे, जिसे सुपारी किलर कहते हैं, उनके साथ में इनको जिनकी स्टेटमेंट्स को क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, कन्फ्रंट किया गया, उनके आमने सामने कराए गए, तब ये सारी बातें खुली कि किस प्रकार से ये पवित्र रिश्ते का अंत जैसे किया गया था और किस ढंग से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। एल एन राव साहब, जो साजिश रची गई थी, जो जांच हुई है, उस जांच में ये पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ 4 से 5 महीनों से संपर्क था। वो उसके प्रेम के जाल में फंसी हुई थी या फिर प्रेम कर रही थी। इन्होंने ये सोचा कि हम शादी तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी की मजदूर के साथ शादी तो नहीं कराएगा, खासकर तब जब वो उसी की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा हो। तो इन्होंने सोचा कि राजा रघुवंशी के साथ शादी हो जाती है और उसके बाद उसका कत्ल कर देंगे, फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। और हमारे समाज में विधवाओं की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है, तब मैं राज कुशवाहा के साथ शादी कर लूंगी। यहां तक की सोच थी। जो जांच हुई है एल एन राव साहब, उसमें ये निकल कर आया है। जी हाँ, ये देखिए, सोच तो इनकी कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश तो ठीक, इन्होंने प्लानिंग की थी और उसी प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने कत्ल भी किया, मर्डर किया कि कहां पर कितने दूर ले जाकर कहां पर मैं समझता हूं जहां पर डेड बॉडी डाली गई वहां भी अपने आप ये नहीं गए, उनको इन्होंने देखा कि वहां जाकर ले जाकर इसको मारकर वो नाला गहराई में उसको डालने का सारा इन्होंने प्लान किया। और उसको उसके बाद जो किलर्स थे उनको बुलाया, वेपन को वहां से खरीदा, वेपन को साथ नहीं लेके आया था। दाऊ जो उसको जो मीट काटने का काम आता है उसको यूज किया गया है। वो इतना भारी और इतना शार्प वेपन होता है, उसी से उसके सर में चोटें आई बता रहे हैं। और उसके बाद उसको इस प्रकार से ढकेला गया ताकि उसकी डेड बॉडी मिले नहीं काफी दिन तक। तो ये साजिश तो डेफिनेटली थी। और ये हो सकता है राजा जो कुशवाहा है उसकी और इसकी प्लानिंग तो थी कि क्योंकि 6-7 महीने पहले से उनकी जान पहचान थी और ये ऐसी उम्र है उसमें अगर कोई इश्क में फंस जाता है तो उसका यही अंजाम होता है। और
वो, लेकिन एक बात में समझ से बाहर है, जो कि लगता है कि अगर इनके साथ ज्यादा था तो अपने घर वालों को बता देते, किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी इसमें, बता देते। शादी होती या नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन घर वालों को ये इसकी सोनम की बात भी है कि अपने पेरेंट्स को बताती, जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। इससे एक और लेसन मिलता है पेरेंट्स को कि कभी भी किसी प्रकार से अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ अगर शादी करेंगे तो उसका यही नहीं, लेकिन अंजाम होगा। एलन राव साहब, शादी इसका ये मतलब तो नहीं ना कि फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर के साथ अपनी बेटी की शादी करा देंगे। ये क्या सही है क्या? वो बात भी ठीक है, वो बात भी सही है, पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये सोनम को अपने आप सोचना चाहिए था कि ये ऐसा बड़ा कदम कि अपने मजदूर के साथ में उसने इस कर लिया, और उसके बाद वो इसका इंजाम ऐसा हुआ कि एक आदमी की जान भी चली गई और अपने आप भी चले गए, और ठीक है। जिससे प्यार करती थी राजा कुशवाहा वो भी जेल चला गया। तो ये तो सब खत्म हो गया ना, अपने दूसरे एक आदमी की जान नहीं, चली वो गई, खुद भी जेल तो चली। चोर कभी ये सोचता थोड़ी ना है एलन राव साहब कि वो चोरी करते जी, हुए जी। पकड़ा जाएगा। अगर वो ये सोचता तो कभी वो चोरी नहीं करता। हत्या करने वाले भी जी। ये सोचकर हत्या नहीं करते हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा। उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा दिमागदार मैं ही हूं, और मैंने तो इतने सारे एपिसोड देखे होंगे क्राइम सीरियल के, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन चूक वही होती है। राजीव जी से मैं सवाल जी। ले लेता हूं। राजीव जी, चूक हो गई, और चूक वहां हुई जब इसने 1:43 पर 23 मई को फोन किया अपनी सासू को। जब सासू माँ का फोन आता है तो कहती है कि मैं उपवास पर हूं, और होम स्टे का मालिक ये कहता है कि नहीं, जब वो शाम को आई थी राजा उसके साथ नहीं था और इसने भरपेट खाया था। ये जो तमाम चूक है, ये चोरों को लगता है, हत्यारों को लगता है कि मैं बच गई, लेकिन बचते नहीं है, ईश्वर सब देखता है। राजीव कुमार जी। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो जो पुलिस टीम है उसको बधाई देता हूं कि ब्लाइंड केस को उन्होंने किस तरीके से उजागर किया और सच्चाई को सामने लेकर आए। और इसमें जो लड़की है वो बिल्कुल ही सोनम क्रिमिनल माइंडेड लड़की है। उसकी एक एक चीज को आप नोटिस करें, बिल्कुल क्रिमिनल माइंड है, और उसने जिस तरीके से इसको प्लान करा है, और उससे भी पता चलता है कि बिल्कुल प्री प्लान मामला है। एक एक चीज को स्टेप वाइज उन्होंने कराया। हो सकता है जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने मर्डर्स हैं, जिनके नाम विशाल, आकाश और आनंद है, इन लोगों ने आके पहले रेकी भी करी हो और उसके बाद इस लड़के को, राजा को, इन्होंने मर्डर करा हो जी। लेकिन एक बात आप इस बात की भी दाद दीजिए राजीव कुमार जी, मेघालय पुलिस के ऊपर प्रेशर था, मीडिया ट्रायल चल रहा था, बात सीबीआई केस को ट्रांसफर करने की भी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद क्या सटीक दिशा में इन्वेस्टिगेशन किया, और जब इन्वेस्टिगेशन को रिवील किया तो सबके होश फाख्ता हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। जो विक्टिम था वो अक्यूज्ड हो गया। इतनी जबरदस्त सिक्का उछला कि हेड का टेल हो गया जी। और उसमें पुलिस सच में ही, पुलिस के ऊपर जितना दबाव था और उन्होंने जिस सफाई से काम करा, और इसमें किसी तरीके की कोई बनावट नहीं है, बिल्कुल सच्चाई के साथ वो सच्चाई को सामने लेकर आए हैं। और उन्होंने समाज को एक ऐसा चेहरा दिखाया है कि समाज जिन बातों को करने से घिनौनापंती आती है, कि घिन लगती है कि यार जिस बात को करने में, उस बात को करने में इन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। डॉक्टर जयंती जी के पास में आना चाहूंगा। डॉक्टर जयंती दत्ता जी, ये नई पीढ़ी को क्या हो गया है? ये रिश्ते बनाते बहुत जल्दी हैं, लेकिन तोड़ते उससे भी ज्यादा जल्दी हैं। 4 महीने के प्यार में किसी का कत्ल कर देना, और इतनी शातिराना तरीके से। और पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि जो डाइवोर्स के केसेस हैं, खासकर लव मैरिज में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अनम्यूट करिएगा डॉक्टर जयंती जी। जी, आवाज आ रही, प्लीज। हाँ, मेरे ख्याल से जो आज की युवा पीढ़ी है, कहीं पे इनकी समाजीकरण में खामियां रह रही हैं। इन्होंने रिश्तों की अहमियत को समझा ही नहीं। 80% बच्चे जो हैं डे केयर से आते हैं, और वहाँ पे वो सताए हुए एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो एक ताना बाना बनता है हमारा बचपन से ही, चाची, दादी, ताई, बुआ, और इन जिस लफ्ज़ से भी हम इन रिश्तों को जो भी नाम हम देते हैं, वो उसका बिल्कुल पूर्ण रूप से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी गरिमा बजाय रखते थे। आज ना तो ये रिश्ते वाले जो है वो गरिमा बजाय रखते हैं। आज हमारा बच्चा अपने घर में भी सेफ नहीं है। इस तरह के माहौल में जब बच्चे पलते हैं,
और एक सेल्फ सेंटर्ड एटमॉस्फेयर उनका होता है। तो मैंने देखा है, खास करके जो मैं बात रख रही हूँ वो रिसर्च बेस्ड है, इसके डॉक्यूमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबमिटेड है। उसमें बहसीपन, सेल्फ सेंटर्डनेस और पैसा, ये 3 चीजें उनको चाहिए। अब आप सोनम को देखिए, सोनम बहकी हुई तो जरूर थी शुरुआत से ही, नहीं तो अगर उसके वैल्यूज ठीक होते, उसका समाजीकरण ठीक होता, तो एक नौकर से इसको अफेयर नहीं होता, प्यार सो कॉल्ड नहीं होता। ये लोग आजकल की जो लड़कियां ऐसे करती हैं, मैं मानती हूँ ये प्यार समझती ही नहीं है, ये प्यार कर ही नहीं सकती। जो काम इसने आज किया इसके साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ये तयशुदा तरीके से है। मैं नहीं मानती कि उसको मांगलिक का कोई ऐसा एहसास था कि है मांगलिक है, उसको मार दूं। देखिए, मोटिव जो क्रिमिनल का होता है, आई बीन टीचिंग क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी वाला जो इंसान होता है, वो तयशुदा तरीके से, आई एम श्योर इसकी प्लानिंग जो है तयशुदा तरीके से पहले से ही किया होना है। इसने चुना है राजा को क्योंकि राजा के पास संपत्ति होगी। अब इसको मार दूं, मरने के बाद कहाँ जाएगा? इन्होंने सोचा दूर दराज जगह पे जाके मार देंगे हायर्ड किलर के तहत, और उसको खाई में गिर देंगे, तो इट कुड बी एन एक्सीडेंट। कौन जाएगा इतनी दूर में, कैसे पता चलेगा? आपको मैं एक बात और बताऊं, जो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग की जो फितर होती है इस तरह से काम करता है। वो सोचते हैं मैं बहुत, जो आपने अभी जिक्र किया था, मैं बहुत शातिर हूं, मैं निकल जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। दे आर सो कॉन्फिडेंट। तो दिस गर्ल हैड थॉट कि मैं इसको खत्म कर दूं, उसके बाद इसका जो भी प्रॉपर्टी है एज एन विडो आई विल गेट इट। आप यकीन मानिए, दिल्ली में ऐसी केसेस मैं हैंडल कर रही हूँ। पढ़ी लिखी लड़की है, कामकाजी है, उसका अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ एक ही परेशानी है, तू मरता क्यों नहीं है, तू मर जा, मैं तेरे को मरवा दूंगी, मैं पिटवा दूंगी। एंड यू नो शी ट्राइड पॉइजनिंग हिम, बट द बॉय वाज वेरी क्लेवर, ही स्टेज अवे फ्रॉम हर, बट शी इज इनटू एक्स्ट्रामैरिटल। अब आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, राव जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि जुडिशियरी अलाउज आवर वुमेन फोक टू हैव एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप। आप देखिए, जितने कत्ल हुए हैं सब जगह एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप जरूर है। सोनम को देख लीजिए, मुस्कान को देख लीजिए, और जिस औरत ने अभी मारने के बाद अपने हस्बैंड को सर्प से, स्नेक से डसवाया, ये सब यही सोचते हैं कि आई कैन गेट अवे विद। और ये लड़की जो है, ये देखिए, ये इतना वल्नरेबल था, इतना बेवकूफ था इसका हस्बैंड, उसने इसको इतना ट्रस्ट किया। थोड़ा सा तो उसको डाउट था, उसकी माँ को भी डाउट थी कि ये बर्ताव जो है ठीक से नहीं कर रही है,